तो तब तक हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं जैसे ही सब लोग आ जाएंगे। तो आज की जो हेडिंग है वो होगी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज बाय द वे इसमें से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होंगी। पर देखते हैं कितनी बातें समझ आती है कितनी नहीं। अच्छा, तब तक मेरे को एक बात और बताइए कि आप वेक्टर्स पढ़ चुके हैं फिजिक्स में? नो सर। सर क्या? वेक्टर्स पढ़ चुके हैं क्या फिजिक्स में? ओके, ठीक। नो सर। बहुत ही जल्दी पढ़ लोगे। उसके बाद तुम्हें जो मैं आज बताऊंगा ये एट प्रॉपर्टी हो, उसके बाद और भी जल्दी समझ आ जाएगी। और थोड़ा सा ट्राइंगल्स का मेंशन भी है, पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी एक होती है।
सर आपका माइक ऑफ है। एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा हूँ यार कि जितने भी लोग आने आ जाएं तो मैं इस बारे में आपको बताना शुरू करूँ डिटेल में। और लिखना हमने इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि लिखनी तो हमें ये सारी चीज़ें थी यार, तो वो आ जाए या ना आए सर ये पढ़ना तो टाइम अपन ने सर ये टाइम सीटेड नहीं है सर। हाँ जी। सर ये टाइम कौन सा साइन? सर टाइम टाइम अब फिर से बोल, मैं समझ नहीं पा रहा। चार्ट में लिख के भेज, क्या बोलने की कोशिश कर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बस हो ही गया अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अगर ऐसा भी होगा तो यार देखो फिर कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि अपन को तो स्टार्ट करना ही है। एक एक और लास्ट प्रॉपर्टी बस। तो इसमें से यार कुछ प्रॉपर्टीज याद करने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज समझने वाली हैं, मतलब याद तो सारी ही करनी है, बट कुछ हमें ऐसी समझ आ सकती हैं। कुछ को याद इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज होंगी, है ना। तो सर जो 12th प्रॉपर्टी उसमें जो इक्वल्स टू के बाद वो 2 है या z है? 12th के बाद इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी और होगी, उसको भी अभी अपन देखते हैं। पहले जरा ये समझना शुरू करते हैं और ये भी देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे कितना ज्यादा यूज होगी, क्या काम है उनका। इनफैक्ट कुछ तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं, जो 1980s 1990s में क्वेश्चंस आते थे, अब वो एज अ प्रॉपर्टीज यूज करे जाते हैं क्योंकि उन पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभार इन पे JEE मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि 11th प्रॉपर्टी है कि भाई अगर mod ऑफ z1 प्लस z2 का mod का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर के बराबर है, तो इस बात का मतलब होगा z1 अपॉन z2 प्योरली इमेजिनरी है। कैसे है वो तो अभी हम चेक करेंगे, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐसी भी होंगी कि जो हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस ही हैं, बट उन्हें प्रॉपर्टीज बना दिया गया है जिससे कि आप समझ पाएं, क्योंकि अब उनका डायरेक्टली यूज हो रहा है। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नहीं वो तो पूछे जा चुका है ऑलरेडी, बट उस क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन में जरूर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें सबको पता है पहली प्रॉपर्टी के बारे में, बट फिर भी लिखवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता भी, याद भी रहनी चाहिए ये बात हमेशा, दैट mod z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यार होना भी चाहिए क्योंकि मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। एंड इफ मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, राइट?
क्यों भाई, बोलो। यस सर। है ना? तो पहली प्रॉपर्टी में हमें यही बताया गया है कि मॉड्यूलस डिस्टेंस है, और अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। हाँ, डिस्टेंस की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है अगर आप ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो। भाई मॉड जेड का मतलब था डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर आप किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालेंगे तो या तो 0 होगा। 0 कब होगा, जब आप ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अदरवाइज हर केस में डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा, यही बताया गया पहली प्रॉपर्टी। वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है? सेकंड प्रॉपर्टी में बताया गया कि देखिए आपके रियल पार्ट की वैल्यू हो या आपके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हो, रियल पार्ट ऑफ जेड हो, आइदर रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दोनों की वैल्यू हमेशा मॉड जेड से रहेगी छोटी। ये तो हम देख भी सकते हैं यार, कोई भी पॉइंट अगर a, b लिखेंगे, कोई भी पॉइंट अगर a, b लिखेंगे और उसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, हमेशा a से बड़ा होगा या फिर b से भी बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। अगर पॉइंट हमारा रियल एक्सिस पे है या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है तो मॉड जेड के या माइनस टाइम्स मॉड जेड के बराबर भी हो सकता है। अदरवाइज आपका a और b हमेशा माइनस टाइम्स रूट, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं मैथमेटिकली, ये तो एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिख दिया है, बट अगर मैथमेटिकली मेरे को इसको देखना हो जी, तो मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि a हो या b हो, a, b। आप a के लिए बोलोगे तब भी यही वैलिड होगा पूरा का पूरा केस, b के लिए बोलोगे तब भी यही वैलिड होगा पूरा का पूरा केस, और इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगी इन एनी केस। तो बिल्कुल होना चाहिए a की वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटी होगी। अगर b की कोई वैल्यू है तब तो पक्का छोटी होगी, अगर b 0 है तब बराबर हो जाएगी a के। सिमिलरली b के लिए अगर बात करें तो अगर a की वैल्यू 0 है तो b के बराबर हो सकती है। अब b नेगेटिव है पॉजिटिव है ये डिपेंड करता है, b पॉजिटिव है तो मॉड z के बराबर हो जाएगी, b नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स मॉड z के बराबर हो जाएगी। तो वैसे ही a के लिए भी बताया गया। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी समझने वाली है, आपको कोई यूज नहीं कराएगा ऐसे, बस ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए मैथमेटिकली क्या है सच है। हाँ बिल्कुल सच है यार, पर देख लो, आपको जहां भी प्रॉब्लम हो पूछ लो। सिमिलरली थर्ड केस यूज भी होगा, पता भी होना चाहिए, पता तो सबका ही होना चाहिए बट यूज भी काफी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में बोल क्या रहा है, ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं ना, z कॉन्जुगेट, माइनस टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट एंड माइनस z, ये 4 पॉइंट्स इस तरीके से हैं, ऐसे समझो इनको। अगर z आपका a, b है तो z कॉन्जुगेट होगा a, माइनस b, माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट होगा माइनस a, b एंड माइनस z होगा माइनस a, माइनस b। कहने का मतलब अगर इन चारों पॉइंट्स को आप प्लॉट करो तो कुछ ऐसे आएंगे। कि अगर ये z है तो ये z कॉन्जुगेट है, ये माइनस z है और ये माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट है। चारों का डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से निकालता हूँ, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्टेंस a, b का निकालो, a और b के अगर साइन चेंज करते भी रहोगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो स्क्वायर लेना है उसका। भाई ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो बेसिकली सीधी सीधी सी बात है कि आप x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए और ओवरऑल रूट ले लीजिए। तो अगर आप ये करते हैं
तो चारों केस में आंसर आएगा सेम। मॉड z की बात करें, मॉड z कॉन्जुगेट की बात करें, क्योंकि a या b के साइन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। माना आप चार तरीके से साइन को चेंज कर सकते हैं, बट साइन चेंज करने से मॉड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सिमिलरली फोर्थ, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। z की वैल्यू आप ले लीजिए कोई भी a प्लस आई बी। ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, फोर्थ वाला चीज आप बहुत यूज कर चुके हैं और यूज होगा भी बहुत। आप एक स्टार भी लगा सकते हैं, इनफैक्ट काफी यूज होगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ सब के सब बहुत यूज होंगे। 10th खूब यूज होगा। अच्छा जी, तो ये काम हम कब कर चुके हैं? जैसे आप क्या, ये तो आप जानती हैं ना कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आई आ गया तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, क्यों भाई बताओ? यस सर। और जब रैशनलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं? सर इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। z अगर हमारे पास a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आई बी है। a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा बताओ जरा, कैलकुलेट करके क्या आएगा? a plus ib gets multiplied by a minus ib. What is the value of z into z conjugate if z is a plus ib? करो करो, ये इसका प्रूफ ही है, जो आप कर रहे हैं वो इसका प्रूफ ही है। और बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है? तो अगर आपका z a प्लस आई बी है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? बताओ, निकला कि नहीं निकला? सर ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। यस सर। और सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व हो सकता है दिवांशु। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं। यस सर, जानते हैं। तो बताओ, ए आई स्क्वायर इज माइनस आई स्क्वायर माइनस वन। आई स्क्वायर माइनस वन, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो गया क्या? यस सर। देख लो भाई, a माइनस आई बी, ये देख। चलो मैं ऊपर वाली तीन प्रॉपर्टीज रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया ना, ऊपर की तीन प्रॉपर्टीज। यस सर। कोई भी बचा हो तो सिर्फ वो बता दो, क्योंकि यही पे अब हम प्रूफ भी करते चलेंगे इनके साथ साथ। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी में मेरे को दिया गया है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी में, that a plus ib into a minus ib, हमने कहा ये तो हमें आता है, ये तो a plus b a minus b वाली फॉर्म है, यानी कि ये बन जाना चाहिए a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, देख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मॉड z होता है, तो ये मॉड z का स्क्वायर ही है। अगर z की वैल्यू a प्लस आई बी है तो मॉड z होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मॉड z स्क्वायर लिख सकते हैं करेक्टली। और ये चीज आप बहुत बार करते आ रहे हैं, तो आगे से अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी आपको अपना कॉम्प्लेक्स नंबर करेक्ट फॉर्म में लिखना हो ना, तो आप उसको डायरेक्टली ये यूज करके लिख सकते हैं, सीधा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3i लिखा हुआ है, या फॉर दैट मैटर 2 प्लस 3i लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा इसको लिख दो भाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
कोई सोचने का नहीं इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। यानी कि आंसर बन जाएगा 4 प्लस 9 13 आएगा डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और यही आंसर 2 माइनस 3i के केस में भी आएगा, यही आंसर 2 माइनस 3i के केस में भी आएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों को आप ऐसे समझिए जैसे आपने कॉन्जुगेट में भी समझा था कि कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव होता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों पे, और साथ साथ पावर पे भी, कि आप पावर को भी अंदर बाहर कर सकते हैं कॉन्जुगेट के। मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर 3 प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर 3 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज? एक मल्टीप्लिकेशन जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब उनका मॉड निकालना चाहते हैं तो आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तब उनका मॉडुलस निकालना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप उनको पहले डिवाइड करें और तब मॉडुलस निकालें, आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, वो सॉल्व करिए। तीसरी बात, आप z की पावर कुछ लेके तब मॉडुलस निकालना चाहते हैं, बेटर है कि आप पहले मॉडुलस निकाल लो तब उसकी पावर लो, बिकॉज मॉडुलस फाइंड करना काफी इजी कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या पावर ले सकते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ प्रॉपर्टी आपको यही बता रहे हैं। ओके, एट्थ इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। एट्थ इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब होता है, सबसे पहले तो ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज को जरा याद करिए कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। एम आई करेक्ट? यस सर। हम पढ़ के आए थे 9th क्लास में, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से ही पढ़ के आए थे इनफैक्ट, तब भी हमें यही बताया गया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। ये तो थी पहली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही यहाँ पे। ये एक साइड है, साइड z1 प्लस z2 भी हो सकती है, z1 माइनस z2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है साइड दोनों में से। अब ये हो कैसे सकती है ये मैं आपको वेक्टर से समझाना चाहता था, बट यू हैवंट स्टडीड वेक्टर येट, तो वेक्टर पढ़ने के बाद आपको ये बात खुद समझ आ जाएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी आपका मुझे लगता है बहुत जल्दी में वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। वेक्टर वो चीजें होती है जिनमें डायरेक्शन भी हो और जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, राइट। तो अभी मैं इस डिस्कशन में तो नहीं जाना चाहता, बट इसका क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट। जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट ये, व्हाई, बिकॉज इस पे ऑलरेडी 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, हाँ वही मैं सोच रहा था कि जल्दी में ही होने वाला है क्योंकि वेक्टर आपका शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको मेरे से दोबारा समझ सकते हैं। आज के लिए मैथमेटिकली मैं आपको इसको समझा दूंगा, मतलब यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब आपकी वेक्टर की क्लास हो जाएगी। कोई वेक्टर में डिस्कशन जाएगा मेरा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वेक्टर वैसे हमें भी पढ़ाना है, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिजिक्स में भी पढ़ना है तुमने, तो वेक्टर को समझ के आना अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए, वैसे तो होगा नहीं है सर, बट अगर कोई भी तुम्हें डाउट आता है वैसे भी तो वेक्टर हम डिस्कस भी कर सकते हैं, तब मैं डिस्कस करूंगा जब आप थोड़ा सीखाओगे। ओके, तो इस बट हाँ इसकी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं भाई अभी तक, ये मैं आपसे बता दूं पहले बात तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर मैं कोई कहूंगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में तो मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहूंगा, ठीक है। हाँ मैं ये और बता दूं आपसे कि ये मत समझ, मतलब मॉड्यूलस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी है, देखो यहाँ पे दो नंबर को ऐड कर रहा था मैं या सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने इसके इक्वल नहीं लिख दिया इसको या इसके इक्वल नहीं लिख दिया इसको, अलग अलग नहीं लेके जा सकते मॉड्यूलस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे नंबर्स को। सिमिलरली जैसे कि अंडर रूट के अंदर 2 + 3 लिखा हुआ है, आप इसको √2 + √3 नहीं लिख सकते, वैसे ही मॉड्यूलस को भी नहीं लिख सकते यार।
बिल्कुल नहीं लिख सकते। और इनफैक्ट अगर ध्यान से सोचो तो ये मॉड्यूलस ही तो है, मतलब सॉरी रूट ही तो है, ये मॉड्यूलस का आंसर रूट में ही तो आता है। तो रूट ऑफ 2 + 3 को रूट 2 + रूट 3 नहीं लिखा जा सकता। सिमिलरली Z1 + Z2 को, Z2 के मॉड को मॉड Z1 + मॉड Z2 नहीं लिखा जा सकता, या Z1 - Z2 के मॉड को मॉड Z1 - मॉड Z2 नहीं लिखा जा सकता। बट इसका यूज करना अभी हम सीखेंगे। और 8th का ही एक्सटेंशन है 10th प्रॉपर्टी भाई। 10th इज एन एक्सटेंशन ऑफ 8th प्रॉपर्टी ओनली। अगर आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी कर रहे हो और तब उनका मॉड लेना चाहते हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो सपोज मैं 3 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहा हूं, Z1 + Z2 + Z3 लिख लूं, Z1 - Z2 - Z3 लिख लूं, Z1 + Z2 - Z3 लिख लूं, या Z1 - Z2 + Z3 लिख लूं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में बहुत सारे साइन लगा जा सकते हैं। मतलब यहाँ प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, या यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैसे भी देख लो। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू मिल सकती है हमें, वो इन तीनों का मॉड अगर अलग अलग ले और ऐड कर दे तो वो मिल सकती है भाई, वरना इसकी वैल्यू हमेशा इनसे कम ही होगी, इस वैल्यू से छोटी होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। उसी पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। और उस पे चलने से पहले जरा सारी प्रॉपर्टीज एक बार समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट, यूज भी होगी अच्छे क्वेश्चंस में, यूज भी होगी जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हल्के सवालों में नहीं, हल्के में इसका कोई काम नहीं है, आपको कहीं एनसीईआरटी में दिखेगी भी नहीं है। बट अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे तो इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहली बात, ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका मॉड ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। जरा फोर्थ प्रॉपर्टी को रीड करो एक बार। फोर्थ प्रॉपर्टी थी मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉड्यूलस लेके स्क्वायर करता हूं तो वो वैल्यू इक्वल होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन। यही तो है फोर्थ प्रॉपर्टी। बताओ भाई। अच्छा पहले ही बताओ, सब सारी प्रॉपर्टीज लिख चुके हैं कि कोई बची है? सर लिख लिया है। ओके ठीक है, चलो अगर लिख लिया है तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान दो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी मॉड्यूलस का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इनटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। अब एक बात पे जरा मेरे को बताओ, देखो मैंने इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं निकालना चाहता हूँ, चलो प्लस माइनस मैंने अभी दोनों ले रखे हैं, एक बार माइनस वाला ले लेता हूँ। प्लस वाले में तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, माइनस वाला ले लेता हूँ। तो मैं अगर इस मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आप मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल रहे हो, इनटू इसका कॉन्जुगेट? बोलो, फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं तो बताया मेरे को ये बात, और वही मैंने किया है यहाँ पे। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल रहा था, मैंने उसको लिख लिया दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू conjugate of that complex number. Is it correct or not? Yes sir. Okay. अब मेरे को पता है conjugate डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलस नहीं होता, तभी तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाया, वो तभी तो मैंने खोल नहीं पाया इसको डायरेक्टली। मॉड्यूलस तो नहीं होता था डायरेक्टली ओपन प्लस या माइनस पे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पे हो सकता है, प्लस माइनस पे तो नहीं हो सकता था। तो मैंने इसको फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हुए ऐसे लिखा। अब मैंने देखा यहाँ पे कॉन्जुगेट बना, कॉन्जुगेट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक बात। और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो।
मल्टीप्लाई करा, पहले Z1 का Z1 कॉन्जुगेट के साथ करा तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बन गया, माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बन गया, फिर माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बन गया, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बन गया, राइट। देख लो हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ, तुम्हें बताना, मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर, एग्जैक्टली। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। यार याद हो तो ये वैल्यू तो हमने कॉन्जुगेट में निकाली थी, ये प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की, कल ही पढ़ी हमने, परसों, कल ही इनफैक्ट, परसों भी था। बता दो जरा इसकी वैल्यू, याद हो तो तुम्हें, पलट के देखो जरा वापस प्रॉपर्टीज, बेटा यही रूल है क्लास का, बस 15 मिनट। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू, बिल्कुल 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, या फिर दूसरा आंसर भी बता, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z, माइनस Z2 नहीं इंटू Z2। बिल्कुल सही बात है, बट कि हम इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिखें या Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस। मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये प्रूफ इस तरीके से होना चाहिए था, और अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, यहाँ पे भी प्लस आता, यहाँ पे भी प्लस आता, यहाँ पे भी प्लस आ जाता, तो वही लिखा गया नाइन्थ प्रॉपर्टी में। यही एक्सप्लेनेशन है पूरी नाइन्थ प्रॉपर्टी की, प्रूफ ही करके दिखाया मैंने आपको इसका। वैसे तो वहां पे भी मैंने लिखा हुआ था, बट एक दो स्टेप कमेंट कर दिए थे हमने वहां पे, वो यहाँ पे पूरे कंप्लीटेड हो गए स्टेप, एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। अब बढ़ते हैं भाई 11th प्रॉपर्टी की तरफ जरा। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, समझ लो, घुसा लो दिमाग में। 10th हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कर लिया सब। ओके सर आप नया पेज भी तो ले सकते हैं। नया पेज ले सकते हैं बिल्कुल, बट ये प्रॉपर्टीज खराब हो जाएगी ना उस पर। नहीं सर वो पेज रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो अगर हम करते हैं तो वी हैव टू यूज ओपन बोर्ड फॉर दैट, और मैं अभी जूम वाले ही पेज यूज कर रहा हूँ। अच्छा हम कर सर। सकते हैं अगर हम किसी और ऐप के थ्रू पेज यूज कर रहे हैं। यस सर ठीक है सर। पता नहीं क्यों मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है वो वाला पेज यूज करते हुए। मतलब लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली, वो पेंटैप में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसलिए मैं नहीं कर पाता। दिखाई नहीं दे रहा क्या? तू ये बता, मैं इसे रब कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तेरे लिए जगह बना देता हूँ। सर दिख रहा है, मतलब आपको ऐसे मेहनत करनी पड़ती है ना बार बार, इसलिए मैं कह रहा अच्छा नहीं वो यार ज्यादा मैं नहीं रहता। हाँ वो ज़्यादा एक्चुअली वो ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा अच्छा फीचर भी है, क्योंकि उससे हम क्या है कि पेज को बीच में इधर उधर कहीं भी स्लाइड भी कर सकते हैं, और पूरा पेज हमारा पुराने वाला रहेगा भी, रब भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So that is a good feature actually. But 11th, चलो जी 11th की बात करते हैं। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हमें दिया गया है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। देखो ये वैल्यू हमें दी गई है, एक्चुअली होनी क्या चाहिए थी, होनी तो ये चाहिए थी, है ना? अभी पढ़ के आए हैं हम, 9th प्रॉपर्टी यही थी हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली। 9th में हमें पढ़ाया गया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। 11th में हमसे बोला गया कि देखो अगर इसकी वैल्यू ये नहीं है और सिर्फ ये है, यानी कि इसको बना दिया गया 0, राइट? यही तो करा है 11th प्रॉपर्टी में, समझ लो इस बात को। 9th और 11th में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एक्चुअली इसका आंसर जो है वो तो हमें 9th में लिखवा दिया गया है, बट 11th में बोला गया कि मान लो इसके आंसर में जो तीसरा पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, इसकी वैल्यू हो जाए 0, तो इसका क्या मतलब होगा? अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। हमने कहा देखते हैं, आ जाओ। ये बोल रहा है Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, हम निकाल के देख लेते हैं ये प्योरली इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सही फॉर्म में ही नहीं है अभी तो, क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z2, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी अभी ये भी बात कर ली हमने कि सॉल्व करने के लिए हम करते क्या आ रहे हैं, आज तक ये करते आ रहे हैं कि इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पता नहीं था बस हमें इस बात का, आज पता चल गया। तो यानी कि ये बन गया डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर बन गया। क्या मैं इसी चीज को Z1 अपॉन Z2 को ये लिख सकता हूं कि नहीं? चेक करो और बताओ मेरे को। यस सर। ओके, चलो इस पे और ध्यान दो। अभी हमें यहाँ पे यही तो गिवन था बेसिकली, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो हमें गिवन ये है that twice of real part of Z1 into Z2 conjugate 0 है, और twice of real part अगर 0 है तो अकेला रियल पार्ट भी 0 होगा, तभी तो ये 0 हुआ होगा। या ऐसा देख लो कि 2 को मैं उधर भेज देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है? नीचे तो कोई ना कोई रियल नंबर है, मॉड Z2 स्क्वायर बन रहा है, ये तो रियल होता है, रियल क्वांटिटी है। ऊपर Z1 into Z2 कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, जिसका रियल पार्ट 0 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें यही तो गिवन है दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 कॉन्जुगेट 0, और अगर रियल पार्ट इस वैल्यू का 0 है, यही तो है Z1 into Z2 कॉन्जुगेट, अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो कुछ ये ऐसी फॉर्म का होगा, IY अपॉन मॉड Z2 स्क्वायर, और अगर ऐसा होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा, बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये थी एक बार हमारी फिर से एक्सप्लेन करना। बिल्कुल। तो देखो हमें सबसे पहली बात तो ये दिया गया था कि Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो Z1 स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर होगी। हमने कहा रुको जरा, पहली बात तो इसकी वैल्यू होती नहीं, तो उन्होंने कहा क्या वैल्यू होती है बताओ फिर आप। तुमने कहा भाई मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट Z1 into Z2 कॉन्जुगेट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसका यही तो मतलब है कि ये वैल्यू 0 है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 है तो हमने इसको दिखा दिया कि इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 कॉन्जुगेट 0 है, राइट। अब हम वापस पहुंचे इस बात पे जो इसने फाइनल रिजल्ट दिया था। इसने हमसे कहा था कि अगर ये ऐसा है तो Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी बनेगा। हमने कहा देख लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है। तो Z1 अपॉन Z2 को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहली बात तो देखी कि नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें उसको हटाना पड़ेगा नीचे से, नीचे आई नहीं आना चाहिए। नीचे आई नहीं आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आई वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं बेसिकली। और आज ही हमने देखा कि रैशनलाइज करने का तरीका जो हम आज तक करते आ रहे हैं वो ये है कि भाई हम आई का पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे हमें दिया हुआ है विच इज Z2, तो हम उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ऊपर नीचे Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला न्यूमरेटर बन गया Z1 into Z2 कॉन्जुगेट, नीचे वाली चीज बन गई मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर।
मतलब कि Z1 अपॉन Z2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी रियल क्वांटिटी है, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है, देख, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट 0 है। ये बन रहा Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट 0 है। अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो ये कुछ ऐसी फॉर्म का होगा कि नहीं, आई वाई अपॉन Z2 स्क्वायर। और Z2 स्क्वायर की वैल्यू भी मान ले कुछ k आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ ही रही होगी, k मान लिया मैंने, k आ रही है। तो ये देख, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ i टाइम्स y अपॉन k, जहां पे y भी कोई ना कोई नंबर होगा, k भी कोई ना कोई नंबर होगा, i इसके साथ आ रहा है, तो ये प्योरली इमेजिनरी तो हुआ। क्या ये बात समझ आई बच्चा? यस सर। करो इसको भी नोट साथ साथ। कर लिया सर। चलो फिर लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जरा। लास्ट प्रॉपर्टी खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर आपको मुझे समझ के एक्सप्लेन करना है। अब तक जितनी बातें हम समझ चुके हैं उससे ये चीज हम समझ सकते हैं, बिकॉज वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर एंड ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। सो ट्राई इट योरसेल्फ, चेक करो, अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू। एक बार आप खुद से इनके एक्सप्रेशंस को लिख के देखो। हो गया सर प्रूव। है ना? क्या हुआ बता दे जरा लास्ट मेरे टर्म को। कैंसिल हो जाएगी। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल। एक बार रियल पार्ट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट बन रहा होगा, एक बार माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट बन रहा होगा, ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखो, इसकी भी वैल्यू पता है, सभी को क्लियर है ये बात, या किसी को भी डाउट हो तो पहले मुझसे पूछो अभी, क्योंकि अगर इसमें डाउट होगा तो 13th नहीं होगा, ये भी तुम्हें खुद ही करना है। ये भी बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड है। इनफैक्ट ये 1985 का शायद क्वेश्चन है। जेई मतलब उस टाइम आईआईटी जेई और एआई ट्रिपल ई हुआ करते थे अलग अलग। तो आईआईटी जेई वाज जो अभी जेई एडवांस है, एंड एआई ट्रिपल ए वाज जो अभी जेई मेंस है। तो जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है 1985 का, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ये क्वेश्चन है जिसको आज हम प्रॉपर्टी की तरह लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये चीज तुमसे कहीं पूछी जा सकती है और आपको ये एक्सप्रेशन ही याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन समझ आए हैं तो यू कैन सॉल्व दिस। अब आप इसको सॉल्व करो और मुझसे बताओ, और अगर किसी को भी 12th में प्रॉब्लम है तो पहले वो मुझसे पूछो, तब आगे बढ़ना। और हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है और आपको एक बारी में छोड़ो 5 बारी में भी समझ नहीं आती है ना, तो आई विल सीरियसली एक्सप्लेन इट 6th टाइम विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है समझ, तो आई विल ट्राई डिफरेंट मेथड्स कि आप उससे समझ जाए वो बात। इसलिए कभी भी इसमें हेजिटेट नहीं होना है। दैट इज योर राइट गाइस एक्चुअली।
निकला 13 का एक्सप्रेशन? क्या कर रहे हो अभी ट्राई? देखो ट्राई कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये आपको आता है, क्योंकि आपने अगर 9th का प्रूफ देख लिया तो आपको एग्जैक्टली सेम 13th का प्रूफ भी करना है। तो ट्राई करो और बताओ मेरे को फाइनल आंसर क्या बनता है। सर चैट बॉक्स में बताऊं? बिल्कुल। किसका निकला है आंसर? या चैट बॉक्स में तेरे को काफी लंबा लिखना पड़ रहा होगा, है ना? तो मेरे को ऐसे ही बता दे, कोई बात नहीं। यस अच्छा सर। बता दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो अब मैं इसको और मेरा भी आसान टर्म्स में बताता हूँ। अच्छा बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल वेट कर रहा हूँ। तो चाहता हूँ मैं तुम सारे के सारे जो मेरे को आंसर ऐसे ही बता दे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा इसलिए कह रहा हूँ। क्या बात है तुम्हारी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बट इसको हम चाहें तो एक और इजियर वे में भी देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको प्रॉपरली, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया, जैसे हमने 9th वाला पार्ट किया, बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आंसर आएगा। बस थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा उस तरीके से आंसर निकालने में, बट आंसर आएगा। एंड एक्चुअली द एप्रोप्रिएट वे वही है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये भी वही है। बस इससे हमने इस चीज को थोड़ा आसानी से देख लिया। कैसे देख लिया भाई? कि देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या था? ये देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, यानी कि पहला जो नंबर लिखा हुआ है उसके मॉड का स्क्वायर, दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है उसके मॉड का स्क्वायर, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट z1 into z2 कॉन्जुगेट। तो यानी कि अगर मैं इसके मॉडुलस को ओपन करूंगा स्क्वायर, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर भी ऐसे ही ओपन होना चाहिए। ध्यान से देखना जरा, पहले वाले के मॉडुलस का स्क्वायर, दूसरे वाले के मॉडुलस का स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ए बी z1 z2, ये z1 into z2 कॉन्जुगेट। ए और बी तो हमारे कोई भी नंबर्स हैं यहाँ पे। ए बी को बाहर भी निकाल सकता हूँ, बाय द वे में यहाँ से मैं ए बी को बाहर भी निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी निकालने की। अब मैंने दूसरे वाले को सॉल्व करा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये प्लस था सो नॉट माइनस, bz1 square plus az2 square plus twice of real part ab z1 into z2 कॉन्जुगेट। ये देखो जरा ध्यान से, दोनों सेम है। ये क्या बना, a स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। इसमें से और इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जब a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वालों से b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो फिर से अंदर यही बचेगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। यानी कि
अब इन दोनों से देखो सेम टर्म कॉमन आ रही है, ये भी और ये भी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दोनों में, और फिर इन पे हमें क्वेश्चन भी करने होते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पूरी एक ही दिन में निपट पाती है, मतलब एक क्लास लगी जाती है। अदरवाइज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, एक तो 3 क्लासेस हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की, एज वेल एज आर्गुमेंट की खुद, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी क्वेश्चंस भी इनका आते हैं। मुस्कान, समझ आ रही है बात? अक्षत, बात समझ आ रही है? यस। वर्णिमा, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं अभी समझ आई, क्लियर है? यस सर। कैन आई रब दिस नाउ? अगर सभी लोगों ने लिख लिया, कोई बचा हो तो सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हैंड रेज कर लो, फिर मेरे को पता चल जाएगा। जैसे तुम कर लोगे ना फिनिश, फिर हैंड डाउन कर लेना, इससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। सर डन। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट बनाओ, पहले नोट के अंदर कुछ चीजें लिखो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। So the first point inside note is, if Z is unimodular, if Z is unimodular, तो इस बात का मतलब होता है mod Z is equals to 1। कभी भी यूनिमॉड्यूलर बोला गया है किसी चीज को, तो इसका मतलब है mod Z is equals to 1। अच्छा, अभी तक हमने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ी है, राइट? क्या पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ा सर। तो एक फॉर्म होती है पोलर फॉर्म। अगर आपको याद हो तो आर्ग्यूमेंट पे जाओ एक सेकंड के लिए वापस। बस एक बात मेरे को छोटी सी बतानी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार आर्ग्यूमेंट पे जाओ जहां पे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ। जब हमने आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करा था तो देखो जरा ध्यान से, उस दिन हमने लिखा होगा a इज इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा, मैंने लिखवा रखा होगा कहीं ना कहीं, और b इज इक्वल्स टू मॉड z sin थीटा। बता दो जरा ये बात लिखी हुई है कि नहीं? यस सर, लिखा है। हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आई बी की फॉर्म का होता है, राइट? a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, b की जगह में ये लिख सकता हूँ। अगर इसमें से मॉड z कॉमन लूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये टॉपिक पढ़ना है अभी हमें, इस तो आगे चलो, पर अब सब हमारे छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे और सबके अंदर यही सब बातें हैं, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम इसमें अच्छे हैं मॉडुलस, आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट में, तो अब सारी चीजें हमारे लिए आसान है भाई, आगे तक की। खैर, तो यही होती है पोलर फॉर्म, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें ये मॉडुलस ऑफ z होता है, मॉडुलस जो हम निकाल रहे हैं, और ये आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, राइट?
तो दिस इज पोलर फॉर्म। अगर z यूनिमॉड्यूलर है तो उसका मॉडुलस हुआ 1, तो मैं z को ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू, ये मॉडुलर इसकी वैल्यू हो गई 1, और इस केस में मैं z को ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर थीटा जो होगा इसका आर्ग्यूमेंट होगा। जब भी कोई चीज यूनिमॉड्यूलर दी गई है तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, और आप इसका मॉडुलस निकाल के देख लो, चलो ऐसी बात है तो मॉडुलस अगर हम इसका निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यूनिमॉड्यूलर ही तो हुआ, मॉडुलस 1 ही तो हुआ इसका, ऐसे भी देख सकते हो। राइट, सेकंड चीज, स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालें। आपको स्क्वायर रूट निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, आईआईटी में तो नहीं पूछा जाएगा कोई भी एज सच इस पे क्वेश्चन, बट अगर बोर्ड्स में पूछा जाता है तो पहली बात, अगर आईआईटी में पूछा जाता है तो उसके लिए तो फॉर्मूला, वहां पे तो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए डायरेक्टली। द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस ib इज गिवन बाय स्क्वायर रूट यानी कि रूट z यानी कि रूट ऑफ a प्लस ib अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, वैसे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस i टाइम्स मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2, जहां पे जो a है ये रियल पार्ट ऑफ z है, और अगर हम a माइनस ib का निकालना चाहते हैं तो जहां जहां i आया वहां वहां माइनस कर देना, फाइनल आंसर। बट अगर कोई बात करता है जी आया कैसे आंसर, अरे बिल्कुल समझ सकते हो, और आप आया कैसे, ये तो पार्ट इंपॉर्टेंट है कैसे आया। तो हमें निकालना था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, अब हमें नहीं पता था इसका आंसर क्या है, पर हमें ये पता था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही इसका कोई ना कोई आंसर हो सकता है, x प्लस आई वाई, तो हमने रूट ऑफ a प्लस आई बी को लिख लिया x प्लस आई वाई। भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट रियल नंबर को भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसका आंसर रियल नंबर आ रहा होगा तो y की वैल्यू खुद पे खुद 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो मैंने लिख लिया इसका आंसर x प्लस आई वाई की फॉर्म में, अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने ऐसे लिख लिया, ये करा स्क्वायर तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही मैंने यूज किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर जब b स्क्वायर कर रहा हूँ तो आई स्क्वायर भी आएगा उसके साथ, and because of that the value will be x square minus y square plus 2ixy, i को बाहर निकाल लिया, 2xy को लिख लिया। इसलिए लिखा है सब चीजें क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो आई नो कब होते हैं इक्वल, जब रियल पार्ट हो रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट हो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है जी, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था ये x और ये y, मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था तो बेसिकली x और y निकालना था, और x और y निकालना था तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि रियल पार्ट के इक्वल, कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब अभी भी नहीं निकलता यार x स्क्वायर प्लस y, मतलब x और y की वैल्यू तो अभी भी नहीं निकल रही, बट हाँ निकल सकती है अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी बन जाए। इसके लिए भी देख लो जरा, ये एक्सप्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे, हमने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं लास्ट ईयर।
तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ तो बनता है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूँ तो बनता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये बनता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया तो इधर तो बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 4 कैंसिल, वाई की पावर 4 कैंसिल, ये बना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्चुअली तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 2xy। ओह, यानी कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, इसको उधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। क्यों जी, क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन बट फॉर्मूले वही यूज करें सारे जो हमें आते हैं, बस उन फॉर्मूले को थोड़ा सा नया ढंग है देखने का। सो आप एक बार ही देख लो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे जब आपका अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। सभी लोगों को क्लियर है? समझ लो। और मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए अक्षर, तो समझ ले आराम से। तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दियो, जब तू हाँ बोलेगा तब मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, और पहले तो समझ ले आराम से। अक्षत, am I audible? अक्षत गायब हो गई क्लास से। दिव्यांशु, am I audible? Am I audible guys or not? कोई और बता दे, Yes, sir, मैं you are audible क्यों audible. नहीं? अच्छा, I am audible. Okay. चल आयुष, फिर तू मेरे को बता दे, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्यों निकाली है? क्या फायदा होगा मुझे इसके निकालने से? ये देखो, पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड पे से रूट लगा दे रहा हूँ। अक्षर बोल, यही है ना तू क्लास में? पहले तो मेरे को ये बता दे, मुझे तो लग रहा है तू गायब हो गया। Yes, sir. अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन ये है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला क्यों है? ये तो हमने निकाल लिया, चलो इसका पूरा मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको कैसे निकाला है, पर इसके निकालने से फायदा क्या होगा? क्या आप ये पहचान पा रहे हैं यहाँ पे क्या फायदा है इसके निकालने से?
हम उसमें a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली इक्वेशन जो है ये, इसको ऐसे लिख के देख लो, और इसको ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चे, राइट? बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इनफैक्ट। तो इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, और अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इससे आगे वाला पार्ट, एडिंग 1 and 3। अगर ऐड करता हूँ 1 and 3, तो दिस इज 2x स्क्वायर and this is a plus root of a square plus b square. Actually root of a square plus b square is mod z. भाई अगर हमारा z a plus ib था तो mod z under root of a square plus b square है। तो मैं इसको बार बार इतना बड़ा क्यों लिखूं, मैं इसको छोटा ही लिख लेता हूँ, ऐसी क्या बात है। यानी कि x की वैल्यू आ गई mod z plus a divided by 2 का रूट साथ साथ प्लस माइनस, यही है देखो x की वैल्यू। ये सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये बनेगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z माइनस a। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ये था इसका प्रूफ कि क्यों आया ऐसा, यही था इसका प्रूफ क्यों ऐसा आया है। और वैसे हमें जेई में तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना चाहिए और उससे आंसर निकाल लेना चाहिए, वो अलग बात है। बट हाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों ऐसे बना है। अच्छा थर्ड पॉइंट अब नोट का क्या है, आप से नोट करो तब तक मैं थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन सेकंड पॉइंट ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले पार्ट में तो बस मैंने सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। एक बार रूट ऑफ ए प्लस आई बी का रूट निकाल रहा हूँ, एक बार रूट ऑफ ए माइनस आई बी का रूट निकाल रहा हूँ। एक जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा ए थर्ड ए जो लिखा हुआ है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा। लिख लिया सर। ये वाले आई नहीं होगा। बिल्कुल आई आएगा बच्चा, देखिए मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है तेरी, आई आएगा, देख लिखा हुआ है। क्योंकि इस बार तो जब माइनस करेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा, रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा।
चलो सबसे पहले तो हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट, रूट निकालने पे ही बेस्ड। अब आपको पता है आपके पास ए भी है, बी भी है, सारी चीजें, सारे फॉर्मूले। मैं तो कहूंगा सीधा फॉर्मूला यूज करो। पहले आपको 1 मिनट मिलता है सीधा फॉर्मूला यूज करने के लिए, आंसर बताने के लिए। आप बताइए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? अच्छा ये बताओ मेरे को। -8 -8। और बी की वैल्यू -6। बट देखो एक बात ध्यान रखो मेरी, जब आपने बी की वैल्यू -6 बोली ना, मेरे हिसाब से आप बी को 6 लो, क्योंकि बीच में नेगेटिव लगा हुआ है। अगर हमने लिखा था भाई a प्लस आई बी का निकाल रहे हैं तो कैसे करना है, a माइनस आई बी का निकाल रहे हैं तो बस जहां पे आई आएगा वहां की जगह माइनस आई लिख दो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट में सीधा सीधा जाके नेगेटिव कर देना। नेगेटिव पार्ट का तो ये मतलब है, बस नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप आई की जगह माइनस रख दो और वैल्यू इसकी 6 की तरह ही देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, ए की वैल्यू -8 ही देखो। तो मैं तो ये कहूंगा सर आंसर आ गया। एक सेकंड। आयुष कुमार चेक कर दोबारा। बिल्कुल सही है आयुष, बस पहले प्लस माइनस भी लगना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हमें पता है मॉड जेड की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली बात मॉड जेड की जरूरत पड़ने वाली है। मॉड जेड की जरूरत पड़ने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दिया भाई। मॉड जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अभी तक याद हो जाना चाहिए 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट है। 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट है। पाइथागोरस का ट्रिपलेट 6 8 10 6 8 10 3 4 5 3 4 5 या 3 4 5 के जितने भी मल्टीपल हो सब ट्रिपलेट है। अगर कोई एक ट्रिपलेट बन गया तो उसके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होंगे भाई। ओके, तो मॉड जेड 6 8 10 10 आ गई मॉड जेड की वैल्यू। ए की वैल्यू -8 है। बी की वैल्यू का काम ही नहीं है कहीं तेरे को, क्यों ध्यान दे रहा है? -1 के प्लस है, तेरे को कहीं काम नहीं है। बस एक बात पे ध्यान रखना है कि बी अगर नेगेटिव है तो बाद में जाके आई की जगह नेगेटिव रख दियो। ठीक है जी, रूट जेड प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए, मॉड जेड प्लस ए यानी कि 10 प्लस ए यानी कि -8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे माइनस कर दो बस। आप ठीक है आयुष, बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइनस कर दो बस इस बार। वैसे तो मॉड जेड प्लस ए होता है, देख लो, वैसे तो मॉड जेड प्लस ए होता है, बट ए यहाँ पे नेगेटिव है -8 है, तो ये सॉल्व हो गया, ऐसा बनेगा -i टाइम्स, यहाँ पे वैसे तो माइनस होता है बट ये बन जाएगा 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या है? प्लस माइनस 2 बाई 2 1, 1 रूट ऑफ 1 इज 1 माइनस आई 10 प्लस 8 18, 18 अपॉन 2 9, 9 का रूट 3। आंसर क्या है? प्लस माइनस 1 माइनस 3i। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई? कहीं भी डाउट है मुझसे पूछो। अक्षत, दिव्यांशु, वर्णिमा, किस तरीके से मैं अप्लाई करना था देखो जरा। सबसे पहले तो मॉड जेड निकाल के छोड़ दो भाई, मॉड जेड काम आना है और ए काम आना है, फिर फॉर्मूले पे पहुंचो। क्या बोल रहा है भैया, आप बताओ क्या तुझे चाहिए था, क्या हमें निकालना है? कुछ भी पूछ सकता है वो तुमसे। जैसे कि वो ये पूछ ले भैया तुमसे। अब हम थोड़ा और टफ क्वेश्चन देते हैं, मतलब टफनेस तो वैरी कराई जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे देख रहे हैं।
यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्म में नहीं दिया हुआ है यार, यहाँ पे सीधी सीधी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है आई वाई की, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए भी है बी भी है, आंसर आपको पता है, एक्स भी है वाई भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिखा हुआ है ऊपर भाई, देख लो लिखा हुआ है, वाई की वैल्यू भी है एक्स की वैल्यू भी है। बट बाय द वे वाई की वैल्यू क्या है भाई? वाई की वैल्यू क्या है? मतलब बी की वाई की कुछ भी बोल दो, अब ऊपर डायरेक्ट ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं वाई की वैल्यू पूछ रहा हूँ। वाई की वैल्यू का मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, रूट ऑफ -20 दिख रहा है, बट ये तो हम कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं ना आयुष। यस सर। क्या वैल्यू है वाई की? वही सभी बता सकते हो आयुष, जब मैं आयुष बोलूं 3 टाइम्स √20। क्या बात है, और सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको हम? आयुष कुमार यस सर, और सॉल्व पूछ सकते हैं। क्या बता, फिर क्या लिख सकते हैं? भाई √20 को ही तो सॉल्व करना है, साथ में आई तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √20 को लिख सकते हैं 2√5, है कि नहीं? यस सर। तो यानी कि 6√5 बना कि नहीं? यस सर। बिल्कुल, चल तो हो जाए शुरू। फिर बता मेरे को इसका आंसर। सबसे पहले तो मैं आपको इसको लिख के दिखा दूं। दिस इज 4 + 6√5i का रूट प्लस 4 - 6√5 i का रूट। आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था ट्वाइस ऑफ √of x² + y², 4 चौका 16 प्लस 6 6 जा 36, 36 into √5 का स्क्वायर 5, 180 प्लस x यानी के 4। दिक्कत कहाँ आ रही है? 180 प्लस 60 196, 14 14 प्लस 4 18, 18 2 जा 36। आंसर कितना आना चाहिए? √36 या फिर ±6। एक्चुअली तो यहाँ पे भी हमें प्लस माइनस ही लगाना था, ये मैंने क्यों नहीं बताया आपको, मतलब पता ही था मैं ये बात, बस हम ये डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करते चले गए, लिखते चले गए इसको। जी, क्या दोनों बातें समझ आई? पहली बात तो तभी आगे बढ़ा जाएगा। अक्षत, दिव्यांशु और वर्णिमा, जरा तुम भी मेरे को कंफर्मेशन दो, नहीं तो मुझसे पूछो ना। यस सर, समझ आ रहा है। अक्षत? यस सर। मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे और ऐड बाद में करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मतलब 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड पहले कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये देख, हमने ना जब इसको ऐड किया ना तो देख यहाँ पे सर क्योंकि वो √196 होगा तो वो फिर हो जाएगा 16 प्लस 14 16 का स्क्वायर 256 है। अच्छा हाँ, तभी गलत आ रहा था। यस, इस तरीके से हम, अब देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रॉपर प्रूफ की तरह करते तो पहली बात तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। प्रॉपर प्रूफ अगर हम निकाल रहे हैं, प्रॉपरली उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसका पॉइंट तब है ना जब हम बोर्ड्स में हमसे ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो बिल्कुल उसका पॉइंट है यार, क्योंकि बोर्ड्स में आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोर्ड्स में एक्सपेक्टेशन भी यही होगी कि आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करके आए। बट अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी सॉल्व करो। दूसरी बात, ये देखो 2 बाहर है मल्टीप्लिकेशन में,
ये कैसे आया है? जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनकी ये एक्स एक्स वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो यही वाला पार्ट ट्वाइस बन जाएगा, है ना। अब ये ट्वाइस बाहर है वैसे तो रूट से, जब मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो इंटू 4 बन जाएगा। यहीं पे ही समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इंटू 4 बन जाएगा तो ये 2 से नीचे कैंसिल होगा, तो ये बाहर इंटू 2 आ रहा है। रूट के अंदर ही है पर बाहर आ रहा है पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरे के साथ बाहर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। एक बात। दूसरी बात, ये देखो अभी हमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे और कुछ क्वेश्चन करने हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन उन पे भी करने हैं कि मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब पे, और मॉड्यूलस के बाहर पावर निकाल सकते हैं, अंदर पावर लेके जा सकते हैं। बट दोज आर बेसिक क्वेश्चंस, वो तो मतलब हमें एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और हर जगह मिलेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम करके देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इनफैक्ट अभी करके देख लेते हैं, आ जाओ, उससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। पर पहले आप लोग ये नोट कर लो, कोई बचा हो तो मतलब मेरे को बता दो, अदरवाइज आई विल रब दिस। ओके, कोई नहीं बचा है तो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, बट नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे पहुंचेंगे। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पे हम आपको, मैं पहले से ऑलरेडी वो लिख के रखूंगा, पेज शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो सपोज हमें दिया गया है x प्लस आई वाई, या क्वेश्चन है, या आपको सिमिलरली एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या आरडी शर्मा में आपको काफी क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके। इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट के अंदर a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी, राइट, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात, मेरे को दिया ये गया है, मुझे जाना है यहाँ पे, मेरे को दिया गया है x माइनस आई वाई, मेरे को जाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यार मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है x माइनस आई वाई से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाने का, मतलब तरीके तो दो हैं, सॉरी, बट अगर मैं डायरेक्टली इसका मॉड्यूलस ले लूं तो क्या इसका मॉड्यूलस कुछ इसी फॉर्म में नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर की बात मत करो, पावर इसकी ओवरऑल की पावर जो भी होगी उसको देख लेंगे, बाद में सुलट लेंगे। बट फर्स्ट अप्रोच, पहली चीज जो मेरे को हिट करनी चाहिए यहाँ पे वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे x माइनस आई वाई दिया हुआ है और मेरे को निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस लेता हूँ तो देखो क्या बनेगा, और साथ साथ ये भी देखते जाना कि मैं किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, इसमें हमारी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। सो टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स, मैंने इधर मॉडुलस लिया, ये बना, मैंने इधर मॉडुलस लिया, ये बना, ये। इसका तो आंसर यार आ गया मेरे पास। चलो जी, जो एक्सप्रेशन मेरे को बनाना था वो मैंने बना लिया, अब पावर में मेरे को खेलना है वो मैं खेल सकता हूँ, बट इधर वाली साइड पे मैं पहुंचा तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, यूजिंग मॉड z की पावर n अगर लिखी हुई है, भाई ये पावर 1/2 ही तो थी इस पूरे की, तो मैं इसको मॉड z की होल पावर n लिख सकता हूँ। दूसरी बात, अभी भी मैंने इसको तो ऐसे ही रहने दिया, और इस वाली साइड के साथ क्या करा, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिवीजन में है नंबर। कैसे, भाई हमें पता है मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 होता है, ये भी हमने पढ़ा है अभी। ठीक है जी, अब क्या करें, अब क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो। पहली बात तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग ले लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर वाली साइड स्क्वायर लेंगे तो ये पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी,
तो ये बन जाएगा, और मॉडुलस की वैल्यू को सॉल्व करके लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बिल्कुल सही आयुष, गुड, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, हमें इसका भी होल स्क्वायर चाहिए था, एक और बार स्क्वायरिंग कर दो, एक और बार स्क्वायरिंग करेंगे जाएगा, और इधर से स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, इधर से भी स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, तो आंसर आएगा अपन के पास जी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, क्या ये बात समझ आई है? यस सर। चलो फिर अब आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हो इसके चैप्टर के खत्म, सिर्फ आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस ही आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स और साथ साथ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और लगेगी उसके बाद, जिसमें हम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश कर देंगे, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक तक हम ये सारा काम खत्म करके नेक्स्ट वीक पे नेक्स्ट ट्यूसडे से हम सब बच्चों के साथ आ जाएंगे। तो संडे को होगी क्लास अब? जी, तो संडे को होगी क्लास? नहीं यार, अभी देखते हैं किस दिन हो सकती है, जिस दिन भी तुम सब लोग फ्री होगे उसी हिसाब से निष्कर्ष सर तुमसे बात कर लेंगे। तो टाइमिंग वैसे संडे नहीं फ्राइडे तो रखेंगे ये क्लास। तो टाइमिंग देख लेना। हाँ जी, तो टाइम आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे डिस्कस करके रखी जाएगी सभी लोगों से, ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ प्रॉब्लम है और तब रखी क्लास, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो गाइस, बाय बाय। बाय।